और कांग्रेस के जो बड़े लीडर है इमरान भाई, इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो भी आए थे मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार करके गए। इसका भी एक बड़ा प्रभाव रहा। क़यादत की बात सिर्फ और सिर्फ धोखा है। वो लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं कि बिहार में MIM कौन से किसी ब्राह्मण राजपूत भूमियार को हरा करके जो है विधायक बने हैं। वो हर जगह किसी न किसी मुसलमान को हराया है और खुद एक मुसलमान जाकर वहाँ पर विधायक बना है। कहीं आप धर्म का चोला पहना करके मुसलमानों को आप मूर्ख बना रहे हैं। आप मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। अगर आप मुसलमानों के हितैषी होते तो किसी आम कार्यकर्ता को आप टिकट देते हैं, टिकट बेचते नहीं। सीमांचल में टिकट बेचा जाता है। कहाँ पे देखे कि लोग नहीं बोले? कांग्रेस, आप बताइए। कांग्रेस नहीं बोली क्या? आप बताइए। बिल्कुल कांग्रेस के लोग बिहार में बोल रहे थे। तेजस्वी यादव कहाँ बोले अतहर हुसैन के मामले पर? उन सारे लोगों को कन्विंस कर दिया कि भैया साहब को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना, तो सीधे साधे लोग उन चीज़ों में आ गए। तो समझिए कि 5,000 वोट पे हम सिमट गए। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है सैफ अली खान, जो बिहार के रिजर्व सीट से बिहार विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा। और बहुत ताज्जुब की बात है कि मुसलमानों में भी ST कैटेगरी से लोग आते हैं, और इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ST कैटेगरी का मुसलमानों के लिए क्या पैमाना है, किस तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। और एक और ख़ास बात यह है कि महज 28 साल की उम्र में इन्होंने कई पार्टियों का साथ दिया, कई पार्टियों में रहे, कई पार्टियों से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन अंत में अभी किसी के नहीं है। आपको बता दें दर्शकों कि इन्होंने राजनीतिक जो सफ़र है उसकी शुरुआत पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी से की। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की MIM में भी रहे और प्रशांत किशोर की जन स्वराज में भी रहे, लेकिन अंत में इन्होंने अजीत पवार की NCP के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। और इनकी तारीफ में हम क्या ही कहें, आप सोच सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया। ऐसा क्या हुआ कि जो राजनीतिक पारी है वो कहीं ना कहीं अभी कहीं नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। इनसे बातचीत करेंगे। सैफ अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे। सबसे पहले आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मिलत टाइम्स के दर्शकों को खुशामदीद हमारी तरफ से भी। मेरा नाम सैफ अली खान है, जैसा कि बड़े भाई बता रहे थे। और इस बार मनिहारी के विधानसभा जो 67 है, जो जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ा हूँ। छाप मेरा घड़ी था, NCP से चुनाव लड़ा था। इससे पहले मैं जनस्वराज में था। मेरा घर अररिया फारबिसगंज है। हमारे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी तय करके हम मनिहारी विधानसभा गए थे, चूँकि वो आरक्षित सीट था। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये साउंड क्रिएट करना था कि भाई मुस्लिम भी ST होता है, वो भी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जी। तो हम जनसुराज में जब थे 10-11 महीने से मनिहारी के क्षेत्र में घूमे, लोगों से मिले, रिश्ते कायम किए, क्षेत्र की समस्याओं को समझा, वहाँ के लोग से कनेक्ट हुए। और चीज़ें नहीं बनी जनसुराज में, परिस्थितियाँ नहीं बनी। उसके बाद हमें फैसला लेना पड़ा कि नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे, चूँकि ये एक मैसेज क्रिएट भी करना बहुत ज़रूरी था देश दुनिया के लिए। चूँकि लोगों को लगता है कि मुसलमान तो ST होता ही नहीं है, मुसलमान SC नहीं होता है, ST नहीं होता है। एक परसेप्शन सेट था दिमाग में लोगों का। और यहाँ तक कि हमारे जो बिहार के आयोग के जो कमीशन के जनजातीय आयोग कमीशन के अध्यक्ष थे, एक पत्रकार आप जैसे ही हमारे इंटरव्यू करने आए, सामने से फ़ोन कर दिए कि भाई सैफ अली खान जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद को ST रिजर्वेशन से पहली बार कोई मुस्लिम चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस पर वो बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता है जी। मतलब कमीशन के आयोग के अध्यक्ष को ये नहीं पता नहीं है कि मुसलमान भी ST होता है। तो इस नज़रिए से वो चुनाव लड़ना ज़रूरी था। तो चुनाव हम लड़े, बहुत दिलेरी से लड़े। और मुझे खुशी है कि मनिहारी विधानसभा के जहाँ से हम चुनाव लड़े वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। 5,000 वोट आया था हमें। उसके पीछे रीज़न ये रहा था कि हम NCP से चुनाव लड़े थे जी। NCP भी 2 गुट हो गई है, एक अजीत पवार की गुट है और दूसरा शरद पवार का। तो अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे। तो हमारे जो विरोधी थे, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो सारे लोग हर चौक चौराहों पर बैठ के एक नैरेटिव सेट करने लगे, अरे सैफ अली खान को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना, वो चुनाव जीतेगा तो भाजपा में चला जाएगा। इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा था। और कांग्रेस के जो बड़े लीडर है इमरान भाई, इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो भी आए थे मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार करके गए। इसका भी एक बड़ा प्रभाव रहा। खैर हम चुनाव हार गए, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ना ज़रूरी था। और हमको लगता है कि आगे चलकर समाज के बीच, लोगों के बीच बने रहेंगे तो मौका फिर मिलेगा।
अच्छा, आप MIM में भी रहे, उस पर भी बात करेंगे। प्रशांत किशोर से आपकी बात क्यों नहीं बनी, इस पर भी बात करेंगे। और आगे का जो आपका राजनीतिक सफ़र है, क्योंकि आप अभी किसी पार्टी में नहीं हैं, तो आगे किस तरीके से आपका राजनीतिक सफ़र होगा उस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आयोग के लोगों को नहीं पता कि ST का पैमाना क्या है मुसलमानों के लिए, किस तरीके से वो अपने आप को जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं उससे कहीं ना कहीं उसका लाभ उठा सकें। तो क्या पैमाना है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुसलमानों में भी ST वर्ग के लोग हैं, वो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने अधिकारों का कहीं ना कहीं लाभ उठा सकते हैं? देखिए भाई, सबसे पहले ये आप समझिए कि ये जब से संविधान लागू हुआ जी तब से आर्टिकल 342 कहती है जी कि अनुसूचित जनजाति के लोग किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं। जी और SC कैटेगरी जो धारा 341 है उसमें ये कहा गया कि जिन लोगों के साथ छुआछूत की भावना होगी जी उन लोगों को शेड्यूल कास्ट में डाला जाएगा। जी तो मुसलमानों का एक नज़रिया ये रहा कि नहीं, मुसलमानों में तो छुआछूत होता ही नहीं है, जी तो SC रिजर्वेशन से तो वहीं हट गए आप, जी बचा अब ST। जी तो ST में जिसका कल्चर, जिसकी बोलचाल, जिसकी संस्कृति, जो कबीलाई जीवन जी रहा है, जी तो उन लोगों को रिजर्वेशन देना, तो उसमें किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो सकते थे। जी आप समझिए कि ये चीज़ 1950 में था और हमको पता कब चलता है, 2015 में। जी मतलब हम मुसलमानों को अपना हक, अपना अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो संविधान ने दिया है, उसको जानने में भी 70-75 साल लग जा रहा है। तो आप ये समझिए कि मुसलमानों के अंदर जागरूकता की कितनी कमी है। ये बहुत बड़ा सवाल है मुसलमानों के लिए, उसके एजुकेशन पे, उसके सोचने के नज़रिए पे, कि भाई आपको आपका अधिकार जो आपको संविधान दिया है उसको जानने के लिए 75 साल लग गए आपको। और वो भी जब हमको पता चल गया तो ऐसा नहीं कि गए और हमको सर्टिफिकेट बना के दे दिया, उस अधिकार को पाने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा। वो संघर्ष क्या था? हमारे भाई हैं एक जमीरुद्दीन, अभी हाई स्कूल में टीचर है, वो पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने जब पहले क्लर्क थे DM ऑफिस में, तो जब देखा, गजट पड़ा कि भाई ये तो हम लोग जाति से बंजारा हैं, तो हम लोग तो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, संविधान तो यही कहता है, कानून तो यही कहता है। जाति के लिए जब आवेदन किए तो न CO मानने को तैयार, न SDO, न DM। इन तीनों के खिलाफ CWC कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दाखिल किया और हाई कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लिए, उन लोगों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इन लोगों का भौतिक सत्यापन कीजिए और जाति तुरंत निर्गत कीजिए। तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जाति प्रमाण पत्र हम लोगों का बनना शुरू हुआ। तो आप समझिए कि अगर आपको पता भी चल जा रहा है, अगर आप मुसलमान हैं और आपको पता भी चल रहा है कि हमारा अधिकार कहाँ कैसे है, तो आपको आसानी से मिलता नहीं, उसको छीनना पड़ता है, और हम लोग छीन कर लिए हैं। जैसा कि आपने कहा कि कहा यह जाता है अक्सर कि इस्लाम में भेदभाव या इन तरह की चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर इसे देखा जाए तो सामाजिक तौर पर वैसे तो इस्लाम के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन समाज में कई वर्ग ऐसे होते हैं जिनके साथ भेदभाव या तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस्लाम और इसमें तो खैर अलग है, समाज और इस्लाम दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कौन सी वो पैमाना है, कौन सा वो पैमाना है या बिरादरी है, कास्ट है, जो कहा जा सकता है कि हाँ ये ST कैटेगरी में आएंगे? दर्शकों के लिए ज़रा। नहीं, देखिए, मुस्लिम में बहुत सारी जातियाँ हैं जो जनजाति के स्टेटस को जो है डिजर्व करते हैं जी अभी। और हमको लगता है जो धारा 341 है जी इसको भी अमेंडमेंट करना चाहिए, इसमें भी पहल करना चाहिए सरकार को। मुस्लिम में बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जिसके साथ जो है आपको जाति के तौर पे भेदभाव किया जाता है। जैसे हमारे जिस सीमांचल से हम आते हैं वहाँ पे शेरशाहवादी कम्युनिटी है, उनके साथ भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, उनके रहन सहन के आधार पर भेदभाव होता है। वो ज़्यादातर लुंगी में रहते हैं। आप कहीं भी आएगा, आप DM ऑफिस में देखिएगा, सुरजापुरी हो चाहे शेरशाहवादी हो, ये सारे लोग लुंगी में चले जाएंगे। भाषा अलग है, कुल्हैया है, उनका भाषा अलग है, कल्चर अलग है। तो ये लोग भी जो है आपको ST का स्टेटस डिजर्व करते हैं। अब आइए आप मुस्लिम में पासमानदा बिरादरी जो कहा जाता है, जैसे आपको कुजड़ा है जिसको राइन कहा जाता है, अंसारी कहा जाता है, बहुत सारी दुनिया है इस तरह की जो जातियां हैं। आप मान लीजिए कि मेरे एक बहुत करीबी लोग हैं, जानने वाले, उनसे एक दिन चर्चा हुआ तो वो बोले कि शादी, अपनी बेटी की शादी को लेकर चर्चा हो रही थी। तो बोले कि भाई हम शादी करेंगे तो अपने जात में ही करेंगे, जाति में ही करेंगे। जाति से वो राइन है, कुजड़ा। तो हम उनसे पूछे कि आखिर वजह क्या है, तो उनका कहा कि देखो, लड़की को तो हम लोग कहीं से लेके चले आएंगे, शेख में ले आए, पठान में ले आए, चाहे दुनिया कोई भी बिरादरी है, मुसलमानों में जितनी सारी बिरादरियां हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटियों को कहीं जब ब्याह देते हैं ऊंची जाति में, जो हम लोग में असराफ कहते हैं हम जिन जातियों को, तो उनमें जब कोई बात होता है तो बेटियों को गालियाँ, कुजड़ा की बेटी है ना, कुजड़ा घर से है ना, इसको पता नहीं ना, मतलब एक जोल्हा है, अंसारी में जोल्हा है, इस तरह का जाति सूचक गालियाँ पड़ती है, जो बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में, इस्लाम में भेदभाव नहीं है, लेकिन
समाज में भेदभाव है, इस चीज़ से ना हम इनकार कर सकते हैं ना आप इनकार कर सकते हैं। इस्लाम की खूबसूरती अलग है। काश अगर मुसलमान अगर इस्लाम को फॉलो करने लगे तो फिर समस्या ही नहीं है। हम तो इस्लाम का बस मुखौटा ओढ़े हुए हैं, चीज़ें हम लोग अपने मनमानी तरीके से ही कर रहे हैं जो इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मेरा सवाल ये रहेगा आपका कि आपने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी गए। कैसा था सफ़र और क्यों आपको लगा कि ओवैसी की पार्टी में आना चाहिए और फिर आपने क्यों छोड़ा? सबसे बड़ा सवाल। मेरे जीवन का एक तो 28 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक मेरा अपना ये थॉट रहा है कि आप किसी को जानना हो तो उसके साथ सफ़र कीजिए। आप किसी के कहे में जाइएगा तो आप भाग जाइएगा, है ना? तो हमको लगता है कि सफ़र करना चाहिए। तो पहले जब हम जन अधिकार पार्टी में थे तो पार्टी में लगातार थे। पप्पू यादव जी चले गए वहाँ छोड़ दिए, वो कांग्रेस में चले गए, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। तो तब तक हम जाप में ही थे, पप्पू यादव जी के साथ में थे। बतौर नेता पप्पू यादव जी को हम बहुत पसंद करते हैं। ये एक तो ये बात हुई। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो कहीं ना कहीं सही मायने में इन्फ्लुएंस कर रहे थे, खास करके मुस्लिम समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो हमको लगा कि एक बार उनसे जुड़ना चाहिए। कब की बात है ये? कब आपको लगा कि हाँ? 21-22 की बात है शायद, 21-22 की बात है। तो हम थे और बहुत सक्रिय रूप से थे। लेकिन वही बोले ना, किसी को जानना हो तो वहाँ सफ़र करना पड़ता है। इन लोगों की जो राजनीति है बिहार में, ये एक लिमिटेड कंपनी की तरह है। ये लोग टिकट खरीदने के लिए भी पैसे, टिकट आपको चाहिए तो पैसे दो, और टिकट कहीं नहीं देना है। अगर मान लीजिए हम चुनाव लड़ रहे हैं मनिहारी से और हमको लग गया कि जो है ये आदमी लड़ेगा चुनाव तो हमको नुकसान कर सकता है MIM से, तो हम पैसा लेके पहुंच जाएंगे उनके पास कि ये पैसा ले लो, आप वहाँ से कैंडिडेट मत दो। वो भी एक्सेप्टेंस, चलो भैया कैंडिडेट नहीं देंगे। तो इस तरह का खेल होता है वहाँ पर। और उन लोग सिर्फ क़यादत की बात सिर्फ और सिर्फ धोखा है। वो लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। और अभी जो हम बोलने जा रहे हैं, इससे MIM के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। भाई मैं पहले ही बोला कि अगर किसी को जानना हो तो उसके साथ आपको सफ़र करना पड़ता है। कितने दिन रहे आप MIM में? हम 1-2 साल थे। वो चीज़ें देख लिए, चूँकि मेरी आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिसके साथ आप जुड़े रहें फिर उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें करें। लेकिन निजी तौर पर आप अख्तरुल ईमान जो पार्टी के सदर है बिहार के, उनसे मुलाकात हुई आपकी, या जो पार्टी के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनसे बातचीत हुई कभी? अख्तर साहब तो आज भी अख्तर साहब से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। आज भी हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। इतना स्पेस हम लोगों के बीच में है। आज भी आदिल भाई और हमारे बीच में इतना स्पेस है कि हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं। असद साहब व्यक्तिगत तौर पे हमसे जानते हैं, अख्तर साहब ही मुलाकात करवाए थे उनसे, आदिल भाई ओवैसी साहब से हमारी मुलाकात करवाए थे। बात वो नहीं है। बात ये है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम समझ पाए वहाँ रह करके कि किसी को अगर नुकसान पहुँचा रही है MIM की सियासत सीमांचल में, तो मुसलमानों को पहुंचा रही है। अरे आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंच रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बाकायदा चुनाव प्रचार के दिन तमाम तरह की बातें कही और कहते हैं सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि अख्तरुल ईमान कई साल से विधायक है और MIM का लगातार बिहार में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खासकर सीमांचल के इलाके में। और महाराष्ट्र का जो अभी निकाय चुनाव हुआ उसमें आपने देखा ही, तो कैसे कह सकते हैं आप? ग्राफ राजनीति में किसका ग्राफ कब बढ़ रहा है कब घट रहा है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप समाज को क्या देने जा रहे हैं, आप फ्यूचर क्या देने जा रहे हैं। आप ज़रा समझिए, ये बात हमको पता नहीं कि मीडिया में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बावजूद इसके हम बोल रहे हैं। भाजपा क्या चाहती है? भाजपा चाहती है कि वो मुसलमानों को जख्म दे, और वो जख्म से जो उनके जो 30-40% वोटर हैं वो खुश होते हैं। उनको खुश करने के लिए वो मुसलमानों को जख्म देते हैं। पहले आप देख लीजिए बाबरी मस्जिद का मुद्दा, वो एक जख्म के तौर पे मुसलमानों के लिए था। भले इस चीज़ को लोग बोलना चाहे या नहीं जाए, लेकिन एक जख्म के तौर पे था और उसको भुनाया उन्होंने, और उसी मुद्दे पे लेकर वो सत्ता में आए। दूसरा जख्म जो है वो धारा 370 कश्मीर को करके मुसलमानों को देने का प्रयास किया कि देखो भैया हम ये सब कर सकते हैं, इससे उसके वोटर जो समर्थक है वो खुश होते हैं। अब वो तीसरा जख्म तलाश कर रहे हैं कि तीसरा जख्म कहाँ से दिया जा सके। तो उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट सीमांचल होने वाला है। मैं आज कैमरे के सामने ये बोल रहा हूं, और उसकी सबसे बड़ी वजह आपको हम बता दे रहे हैं, वो MIM पार्टी ही होगी। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है और ऐसे कहना कहीं ना कहीं एक काफ़ी जिम्मेदारी भरा बात होता है। बिल्कुल। तो कैसे लगा आपको, क्या लगा ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला जो निशाना है वो सीमांचल हो सकता है? क्या देखा आपने ऐसा? आप भाजपा के बड़े नेताओं का बयान सुनिए जी। वो सीमांचल को घुसपैठिया का अड्डा बोलते हैं घुसपैठी लोग हैं। जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं उसको वो बांग्लादेशी बोल करके संबोधित करते हैं।
और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बार बार इस तरह का परसेप्शन सेट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ बांग्लादेशी का जो है जमावड़ा बना हुआ है। आप सरकार में हैं जी और आज से सरकार में नहीं है, जी ये तीसरा टर्म आपका जा रहा है। जी आप अभी तक कितना फाइंड आउट करके निकाल पाए? एक भी नहीं। जी जब चुनाव आता है तब आप इसको मुद्दा बनाते हैं, और आपके पास ऑलरेडी पहले बहुत सारा मुद्दा रहा है मुसलमानों को हरास करने का, जी इसलिए सीमांचल आपकी नज़र में नहीं था। अब हमको इस बात का अंदेशा है कि आने वाले 5 साल में हो चाहे 10 साल हो, सीमांचल उसके लिए सॉफ्ट टारगेट होगा अपने वोटरों को खुश करने के लिए। और आपको हम बताते हैं, ये लोग कहते हैं क़यादत क़यादत क़यादत, कहते हैं कि नहीं कहते? क़यादत मजबूत कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बिहार में MIM कौन से किसी ब्राह्मण राजपूत भूमियार को हरा करके जो है विधायक बने हैं? वो हर जगह किसी न किसी मुसलमान को हराया है और खुद एक मुसलमान जाकर वहाँ पर विधायक बना है। आप पहली बार देखिए, बलरामपुर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बलरामपुर बारसोई। कम्युनिस्ट के जो है महबूब आलम जी वहाँ से लगातार MLA थे, लोकप्रिय MLA थे, जी और वहाँ अप्रत्याशित रिजल्ट है कि वहाँ से लोजपा चुनाव जीत गई। यह अप्रत्याशित रिजल्ट है। हाँ, रही बात, ये ठीक है, वो एक नैरेटिव सेट भी किए थे कि देखो MIM के साथ जो है मुसलमान करके कि भाई ढोल डंका लेकर के गए थे तेजस्वी के पास अख्तर साहब कि भैया हमको गठबंधन में शामिल कर लो, है ना? जी हमको लगता है जहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अगर बिहार में अगर भाजपा को कोई फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है तो तेजस्वी यादव है। ये भी जान लीजिए आप। जी तेजस्वी यादव, आप देखिए कि उसका गठबंधन जो था, 12 ऐसी असेंबली ऐसी थी कि एक दूसरे के खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार खड़े थे। जी कहीं ना कहीं हमको लगा कि तेजस्वी यादव जो है वो सरेंडर कर चुके हैं भाजपा के पास। जी अब बीच में कांग्रेस जो है वहाँ पर इतना तो तय है कि भाई फ्रंट लाइन वाली पार्टी तो आज की तारीख में वो नहीं है। जी हो सकता है अगले 5 साल में हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजद की पिछलग्गू पार्टी ही, उसको आप आज तक के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं। इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरीके से बोलते हैं, मेरे अंदर कोई बनावटी बात होता नहीं है जी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो आने वाला जो कल है, आने वाला कल अगर मुसलमान इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप ज़रा सोचिए ना, बगल में बंगाल चुनाव है अभी, जी है ना, बंगाल चुनाव। जी एक आदमी जो 2019 में भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ता है, वो आदमी बाबरी मस्जिद बनाने निकलता है। जी और वो सीन देखिए आप, कितना डरावना सीन है कि लोग अपने सर पे ईंट लेकर के आ रहे हैं जी बाबरी मस्जिद के नाम पर। अरे भाई, आप मुसलमान हैं तो आपके आइडियल जो है कौन हो सकते हैं? आपके पैगंबर हो सकते हैं, हज़रत उमर फारूक हो सकते हैं, हज़रत अली हो सकते हैं, हज़रत बिलाल हो सकते हैं, हज़रत अबू बकर हो सकते हैं, कि बाबर होगा? सोचने वाली बात है। बाबर वो MIM से थोड़ी ना है, वो तो भाई मैं जो कह रहा हूँ पहले कंप्लीट करने जी, दीजिए। जी। MIM का तो नहीं कह रहा हूँ मैं। जी भाजपा हर जगह अपने नुमाइंदों को भेजती है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा हो, तुष्टीकरण किया जाए, किस तरह से हिंदुओं को जो है बताया जाए कि नहीं भाई अब मुसलमान जो है तादाद बढ़ रहे हैं, ये मजबूत हो रहे हैं। मतलब और सारी पार्टियों को वो जो है डायरेक्ट मुसलमानों की पार्टी बना देते हैं जी और हिंदुत्व के नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं। और आपको पता, अगर आप मीडिया में हैं, आप प्रेस में हैं, आप चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कि MIM बिहार के लोग जो हैं वो पहुंच गए थे उसके हौसला अफजाई के लिए। और जो आदमी वहाँ मस्जिद जो कह रहे हैं कि हम MIM से कौन लोग वहाँ पहुँचे, पहले ये बताइए। हम आदिल भाई को देखे थे, जो बिहार युवा प्रदेश अध्यक्ष है, जो बलरामपुर से महबूब साहब को चुनाव हरवाए, जी उनको देखा हमने। वो पहुंच गए उनका हौसला अफजाई करने के लिए। वो भी MIM के ओवैसी साहब की का तारीफ कर रहे हैं वहाँ पर। जो आदमी का एक वीडियो देखा जिसको नमाज पढ़ने तक का सलीका नहीं है, जी जिस आदमी को नमाज तक पढ़ने का सलीका नहीं है, वो मस्जिद बनवा रहा है। किसके नाम पर? बाबर के नाम पर। और लोग पागलों की तरह करोड़ों का फंड इकट्ठा करवा दे रहे हैं, लोग पागलों की तरह ईंट लेकर के जा रहे हैं। ये सेम सीन जो हम लोग पुराने वीडियो फुटेज में देखे हैं कि राम मंदिर और कार सेवक लोगों ने जो हमला किया था, इस तरह की चीज़ें उस समय के फुटेज में जो लोग ईंट जमा करवा रहे थे अडवाणी लोग, सेम चीज़ वहाँ भी हमको रिक्रिएट दिखा वो चीज़। तो भाजपा ऐसे चुनाव नहीं लड़ती है। जी भाजपा वो अपने लोगों को जो जैसे जहाँ जैसे फिट बैठ रहा है, वोट को बिखराव के देखिए, हर वो पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ती है, एजेंडे के तहत चुनाव लड़ती है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि MIM जो है क़यादत की बात करती है, लेकिन उसका असली चेहरा कुछ और है। बिल्कुल असली चेहरा। तो फिर आपने MIM के साथ रहे तो क्या चीज़ें ऐसी आपको लगी कि यहाँ ये कहीं ना कहीं गलत हो रही है? वही तो बता रहे हैं भाई मेरे आपको। हम क्या बोले, किसी को जानने के लिए पहले उसके साथ सफ़र कीजिए। जी हम सफ़र किए
तो महसूस किया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो टिकट बेचना भी है और टिकट जहां नहीं देना उसके लिए उगाही करना है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना है, मुसलमानों की एक जॉम्बी वाली भीड़ खड़ा करना है। उसको हम लोग देखिएगा, हम लोग सभ्य भाषा में जज्बाती बोलते हैं। एमआईएम के समर्थकों मुसलमानों का किसका साथ देना चाहिए? एमआईएम के लोगों को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? जज्बाती मुसलमान है। असल में उसको हम लोग मैं एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी जो बोलने जा रहा हूँ, लोग हमें हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में आके गालियाँ दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके गालियों का एक्सेप्टेंस है हमको। जज्बाती की जगह ये लोग को अगर हम लोग बेहुदा नहीं बोल सकते हैं, जो समर्थक हैं उनके, कि ये लोग बेहुदा, जिसके पास तर्क नहीं है, कोई तर्क संगत बात नहीं करना है, इसको बेहुदा जो लोग होते हैं वो इस तरह के लोग एमआईएम में है। सोशल मीडिया का फ्री आईटी सेल है, आप कुछ भी कंटेंट आप एमआईएम के खिलाफ बोल दो, आपके पीछे जॉम्बी की तरह दौड़ेंगे। ये भीड़ तैयार किया है उन्होंने, इसमें कामयाबी हासिल की उन्होंने। ये तो हर पार्टी के समर्थक होते हैं, हर पार्टी के अपने चाहने वाले होते हैं, तो इस तरीके से गालीबाज तो नहीं ना होते हैं जी। गालीबाज देखिए, आप तैयार क्या कर रहे हैं, आप अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? तो मुसलमानों का किसका साथ देना चाहिए फिर? किसके? नहीं, मुसलमानों को आज की तारीख में जो संविधान को बचाने की बात करता है जी, जो लोकतंत्र को बचाने की बात करता है, जो सबकी बात करता है जी, जो A to Z की बात करता है, ना किसी जात की, ना धर्म की, ना किसी पंथ, ना वर्ग की बात करता है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है जी। उनके भी तो कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वही आदमी बोलते हैं कपड़ों से पहचानिए जी, वही तो फिर आखिर मुसलमान करे तो करे क्या? आदमी कहते हैं कि मनमोहन सिंह बोलते थे कि सबसे पहले संसाधनों पे, देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तो इस तरह की प्रधानमंत्री की जब भाषा होगी भाई, और आप सोचते हैं कि कथनी और करनी में बहुत, राजनीति में कथनी और करनी एक जैसा हो जी, ये बहुत कम मिलता है। तो फिर एमआईएम का एक बहुत बड़ा आरोप रहता है तमाम विपक्ष की पार्टियों पर कि ये लोग चाहते तो हैं कि मुसलमानों का वोट मिले, लेकिन इनको टिकट ना दिया जाए, इनसे बस दरी बिछाने का काम किया जाए। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? नहीं, देखिए, वो एक तरह से वो सही कहते हैं, इस बात को हम एग्री करते हैं जी। ऐसा नहीं, जो चीज़ अच्छी बात है, जो चीज़ सही मायने में आपको फ़ायदा पहुंचा सके जी, उस चीज़ को आपको स्वीकारना चाहिए। और इसी हिसाब की ये बात बहुत सही है, और इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है जी। अब लोग को लगने लगा है। अभी सीमांचल में क्या हुआ है, ऐसा नहीं कि सीमांचल में एमआईएम ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आपने जो पिछला प्रदर्शन किया तो उसी प्रदर्शन को दोहराया है। आप पिछले भी 5 थे, इस बार भी 5 थे, आप ऐसा नहीं कि 5 से 6 हो गए हैं। लेकिन एक आपने क्या किया कि बहुत सारी सीटों पर आपने हराने का काम किया है जी। तो ये एक नजरिया बन जाता है। हाँ, तो हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? कि क्या पूछ रहे थे, फिर से रिपीट कीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो एमआईएम है वो नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो विपक्ष की पार्टियां, उन पर आरोप लगता रहता है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते, उन्हें आगे नहीं करते हैं। आप किसी भी पार्टी का, आप चाहे कांग्रेस की हो या आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम जो पार्टियां हैं उनमें कौन से ऐसे लीडर हैं जो फ्रंट पे खड़े हैं, जो तेजस्वी यादव के साथ हैं या अखिलेश यादव के साथ हैं या राहुल गांधी के साथ हैं? ऐसे कौन से मुस्लिम लीडर हैं, आप बताइए। नहीं, देखिए, मुस्लिम लीडर के जहाँ तक बात कीजिएगा तो बिहार में ऐसा थोड़ी कि मुसलमानों में मुस्लिम लीडर नहीं है जी, और पार्टियों में बड़े बड़े लीडर हैं। तो आजकल टिकट देने से भी तो बच रही हैं। ऐसा नहीं है, टिकट कैसे नहीं दिया है, आप बताइए कि क्या आरजेडी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया? कि पहले के मुकाबले में कम है या नहीं है कि पहले के मुकाबले ओवैसी साहब के इस बात बोलने से इसका प्रभाव पड़ा है, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है, इसका स्वागत करते हैं। इस तरह की बातें अगर वो सदन में बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, तो समझ में आता है। वो खुद तेलंगाना से, जहां से वो आते हैं, वहां 7 से 8 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, वहां बाकी सीट पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। वहां आप 7-8 सीट की राजनीति कीजिएगा, और बिहार में आइएगा तो कहिएगा 100 सीट का राजनीति करेंगे। अरे पार्टी को जहां लगेगा कि हाँ हमारी यहाँ पे वोट बैंक है, तो जाहिर सी बात है लड़ सकती है, इसमें क्या? नहीं, ठीक है, आप पार्टी हैं, आप ऐसा थोड़ी कि आप पार्टी बना ली है तो आप कहीं एग्जाम लड़िए। आप जब कहते हैं अपने आप को कि हम मुसलमानों का हितैषी हैं, मुसलमानों का रहबर है, मुसलमानों का नुमाइंदा है, तो कहीं ना कहीं आप धर्म का चोला पहना करके मुसलमानों को आप मूर्ख बना रहे हैं। आप मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। अगर आप मुसलमानों के हितैषी होते तो किसी आम कार्यकर्ता को आप टिकट देते हैं, टिकट बेचते नहीं। सीमांचल में टिकट बेचा जाता है। आप एमआईएम में थे तो कभी आपसे टिकट के लिए या किसी तरह के पैसे मांगे गए? वो है, वो किसने मांगा? अरे छोड़िए वो सब। अच्छा, राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को बोलना नहीं चाहिए, ये चीज़ें चलती है, सबको पता है ये चीज़। अच्छा, सैफ अली जी, ये बताइए
कि जिस तरीके से आपने जनसुराज का भी दामन थामा, तो प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत चर्चा में आए, बहुत मेहनत की, काफ़ी पदयात्रा की उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद एक भी सीट ना आना, कैसे देख रहे हैं आप? ये बिहार का दुर्भाग्य है। बतौर नेता हम प्रशांत किशोर को बहुत पसंद करते हैं। जी। वो टिकट हमको नहीं दिए, क्या कारण था? बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जी। जो प्रशांत जी हमसे बोले थे। प्रशांत जी बतौर नेता अच्छे हैं और उनके पास एक विजन था बिहार को बदलने का, लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग समझ नहीं पाए इस बात को। लोग तो उन्हें भी बी टीम कहते हैं। ठीक है, वो बी टीम तो सबको कहेंगे। हम भी लड़ रहे थे अभी चुनाव जी। मनिहारी से, तो लोग हमको भी बी टीम कह रहे थे। कौन बोले? अरे जो विपक्ष के लोग थे, कांग्रेस के लोग तो बी टीम कह रहे थे कि भैया वो तो भाजपा को जिताने के लिए आया हुआ है। यहाँ तक कि हमारे इमरान प्रताप गढ़ी जी भी आए तो बोले कि हम भाजपा की ही बी टीम है। तो वो सारी चीज़ें चुनाव में चलती रहती है, लेकिन आप नज़रिया देखिए। हम नज़रिए की बात करते हैं कि आप चाहते हैं क्या, भविष्य क्या देख रहे हैं आप। सीमांचल में एमआईएम का प्रभाव आप इतना जान लीजिए, उस सीमांचल में ही प्रभाव नहीं हो रहा है उसका। वो पूरे बिहार में जो राजनीति को जो है ना, वो दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं और मुसलमानों का लीडरशिप को बढ़ा नहीं रहे हैं, वो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो आप उन्हें मिला लीजिए ना, जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करने को तैयार थे। भाई एक तरफ आप बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं ओवैसी मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों वो सिर्फ मुसलमान करते हैं। सुनिए, आप मुसलमान कीजिएगा तब भी समस्या है, आप हिंदू मुसलमान कीजिएगा तब भी समस्या है, आप यादव मुसलमान कीजिएगा तब भी समस्या है, आप दलित मुसलमान कीजिएगा तब भी समस्या है। आप A to Z की बात जब तक नहीं कीजिएगा, आप सबकी बात जब तक नहीं कीजिएगा, तो आप किसी अब तो एमआईएम जो गैर मुस्लिम है उनको भी टिकट दे रही है। आप देखिए महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव हुए हैं या बिहार में भी उन्होंने टिकट दिया था एक सीट पर, तो कहीं ना कहीं गैर मुस्लिमों की भी भागीदारी को देख रहे हैं। अब आप तो ऐसे कहिएगा कि शाहनवाज साहब को भाजपा जो है वो एमएलसी बना देती है, तो संसद का चुनाव लड़ा देती है, तो कभी नकवी को मंत्री बना देती है, तो इसका क्या मतलब? हितैषी हो गया उससे। ये तो एक वो चीज़ है कि मतलब बैलेंस बनाने का प्रयास करना। जी, आपकी भी तो कथनी और करनी में फ़र्क है। सिर्फ मुसलमान आप कीजिएगा, आप सिर्फ इस देश में आप समझिए कि भाजपा को कितना परसेंट वोट आता है, 35 से 40% वोट। मतलब आज भी एक बड़ी आबादी, मेजोरिटी भाजपा के खिलाफ है, और आप मेजोरिटी तो है नहीं, आप माइनॉरिटी हैं, आप 18% हैं। जी, समझ रहे हैं चीज़ों को? तो कहीं ना कहीं आपको जो अंबेडकर को मानने वाले हिंदू समुदाय हैं, जो गांधी को मानने वाले हिंदू समुदाय हैं, जो चाहते हैं कि नहीं सब मिलजुल कर रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके तब आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। आपको उनका वेलकम करना पड़ेगा, उनके सहयोग से आप भाजपा को हरा सकते हैं। आप अकेले दम पर भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। आप अगर उसके साथ जा रहे हैं, आप अकेला प्रयास कर रहे हैं, तो मिलना ही चाहते हैं आपसे, मिलना तो चाहते हैं, आप मिला नहीं रहे हैं। नहीं, उनका वही बोले ना, आप अभी मान लीजिए अगर हम भाजपा से गठबंधन कर लें, जी, हम अभी भाजपा से गठबंधन करें, भाजपा हमको टिकट देते मनिहारी विधानसभा से कि साहब जाइए चुनाव लड़िए, तो हमको मुसलमान वोट देगा? मुसलमान देकर नहीं, मुसलमान कैंडिडेट है, दे देते हैं वोट मुस्लिम। क्योंकि हम किसके साथ हैं? भाजपा के साथ, जिनका नज़रिया ही ये रहा कि मुसलमानों को हरास करो, मुसलमानों के खिलाफ जितना बोल सकते हो बोलो, और हिंदू वोट को जो है बहुसंख्यक वोट को इकट्ठा करो। तो आप जब एमआईएम सिर्फ मुसलमान करेगी और उसको जब एक सेकुलर दल साथ मिलेगा, तो बहुसंख्यक समाज जो अंबेडकर और गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो उनको क्या लगेगा? जो जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं, उनको क्या लगेगा कि भाई ये भी कॉम्युनल। आप देखिए उन्हें दलितों का भी समर्थन मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन किया। 2000 अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव था, मायावती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। तो भाई मेरे, आप किसके साथ वो लोग वैसा थोड़ी, वो लोग अच्छा मायावती की बात कर रहे हैं आप जी। आप मांझी को, हमारे बिहार में जो है जीतन राम मांझी को कहिएगा सबका नेता है, वो मुसहड़ का नेता है जी। चिराग पासवान को कहिएगा सबका नेता है, वो दलितों का नेता है जी। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को सबका नेता मानिएगा, वो अपने आप को कुर्मियों का नेता है जी। तो ये लोग एक जाति का नेता लोग हैं। जाति के नेता एक धर्म के नेता से जाके धर्मावलंबी के साथ जुड़ गए, तो बहुत बड़ा चमत्कार वाली बात तो नहीं ना हो गई। आपको सेकुलर दल जो है जी, आपको कौन है सेकुलर? बिल्कुल है, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी सेकुलर दल है जो सबकी बात करती है। अरे कांग्रेस पार्टी, आप देखिए मुसलमानों के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब तो विपक्ष की पार्टियां भी बोलने से बच रही हैं मुसलमानों के मुद्दे। आप देखिए बिहार में जो हिजाब वाला मुद्दा था, या फिर जो अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, और तमाम ऐसे रोज़ घटनाएं हो रही हैं। अभी बीते दिन ही बर्तन बेचने वाले, बिस्किट बेचने वाले, पता नहीं कितनी घटनाएं हमें देखने को मिली मारपीट की। उस पर भी अब जो पार्टियाँ वो बोलने से बच रही हैं। कहाँ कोई उतना आवाज़ उठा रहे हैं?
कहाँ पे देखे कि लोग नहीं बोले? कांग्रेस आप बताइए। कांग्रेस नहीं बोली क्या? आप बताइए। बिल्कुल कांग्रेस के लोग बिहार में बोल रहे थे। तेजस्वी यादव कहाँ बोले अतहर हुसैन के मामले पर? बड़े भाई सुनिए, बताते हैं। फलनवा नहीं बोला, चिलनवा नहीं बोला जी, है ना। मान लीजिए मिल्लत टाइम्स के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, तो जरूरी थोड़े कि आप ही बोलिए। समस्तब्रेज भाई भी कुछ बोल दिए तो समझिए आप ही बोल रहे हैं, आप ही का संस्थान बोल रहा है। जी, तो आरजेडी में तेजस्वी यादव तक आप ये सवाल लेके पहुंच ही नहीं पाए। तेजस्वी यादव तो कहीं यात्रा पर थे। जी, समझने वाली बात। जी। अगर वो नहीं बोल पाए हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि आरजेडी के और लोग नहीं बोल रहे हैं। और लोग में और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में फर्क है, मानते हैं इस चीज को, फर्क है। उनका साउंड बड़ा है जी, है ना, उनका साउंड बड़ा है जी। लेकिन ऐसा नहीं कि उस चीज को लेकर के वो बोलना नहीं चाह रहे होंगे, या फिर ऐसा नहीं कि उसको लेकर वो बुरा नहीं मान रहे होंगे। जब वैसी स्थिति होगी तो जरूर बोलेंगे। चलिए, आपने बात की MIM को लेकर और असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, लेकिन बात प्रशांत किशोर पर एक बार फिर से वापस आते हैं। क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर, जब इतना अच्छा उनका विजन था, इतना बढ़िया चल रहा था सब चीज़, और उनकी सोच भी अच्छी थी बिहार को लेकर, तो फिर आपने क्यों छोड़ा जनसुराज? नहीं, जनसुराज को असल में देखिए क्या था भाई, मेरा विजन साफ था जी, कि एक आइडेंटिटी की लड़ाई थी। हम जो लड़ रहे थे वो आइडेंटिटी की लड़ाई थी। आप समझिए कि मुस्लिम एसटी नहीं होता है, जी, एक परसेप्शन सेट था। जी, अगर इस बार हम चुनाव नहीं लड़ते हैं जी, तो ये एक मिथक बना रहता अगली बार भी। जी, 2030 में भी एक मिथक रहता कि भैया मुसलमान लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। एक नैरेटिव बना हुआ था। हम जिस विधानसभा में काम कर रहे थे उन लोगों का भी कहना था कि भाई पहली बार सुने कि कोई मुसलमान चुनाव एसटी लड़ सकता है, एसटी होता है चुनाव लड़ सकता है। तो हमको लगा, क्षेत्र के लोग बोले कि एक बार लड़ना चाहिए, तो हम इसलिए चुनाव लड़े थे। और पहला तो ये, दूसरा कि ये एक्सप्लोर हो सके पूरे देश में, एक्सप्लोर हो चुके कि मुस्लिम भी ट्राइबल होते हैं। तो और भी जो एक्टिविस्ट लोग हैं, चाहे पासमानदा के एक्टिविस्ट हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो लोग राजनीतिक व्यक्ति हो, उन लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि नहीं, मुस्लिम भी एसटी होता है और भी जातियों के लिए जी, उनको एप्लीकेटेड कराने के लिए प्रयास किया जा सकता है। राजनीति में क्यों आए आप? राजनीति में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि अभी तक हमको जिस तरह अपने आसपास जो दर्द देखते हैं, जो समस्या देखते हैं, हमको लगता है कि राजनीति में सफल जो व्यक्ति हो रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं डिजर्विंग लोग कम पहुंच रहे हैं। जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा है, साधन संसाधन ज़्यादा है, जिनके बाप दादा राजनीति में पहले से सक्रिय लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग पहुंच रहे हैं। जो आम जनों का जो मुद्दा है, जो मुद्दा आपको रोजगार का है, जो पलायन का है बिहार में, जो हमारे सीमांचल में बाढ़ कटाव का है, जो विस्थापन का है, जो थाना ब्लॉक अंचल में करप्शन का है, उस मुद्दों पर उनका नज़र नहीं जाता है, बल्कि वहाँ से कमीशन उठा के ये लोग डकार जाते हैं। क्योंकि इनको बाप दादा से ये लगा हुआ है कि भैया लूट के खाना है जनता का, और फिर चुनाव जब आएगा तो पैसा दारू बांट के, मुर्गा बांट कर, भोली भाली सीधी सादी जनता को गुमराह करके निकल जाना है। तो मेरी बस राजनीति में आने का यही नज़रिया है, यही एक दृष्टिकोण है, कि यही प्रयास है कि राजनीति में अगर हम कभी सक्सेस हो जाएं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे पास कोई उम्मीद लेकर आए, वो नाउम्मीद होकर नहीं लौटे जी, और जो भी सरकार का जो भी योजना है वो सही तरीके से ज़मीन पर उतर सके बगैर किसी करप्शन के जी। तो यही नज़रिया है। ख़ास करके मुस्लिम ट्राइबल हम हैं जी। तो बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमको घबराहट नहीं। अच्छा, बिहार विधानसभा का चुनाव आपने एनसीपी के टिकट पर लड़ा, लेकिन अभी फिलहाल किसी पार्टी से नहीं है। क्या वजह है? नहीं, अभी तो हम असल में 2 महीने हुए हैं चुनाव को। एनसीपी से हम चुनाव क्यों लड़े थे वो जान लीजिए आप जी। चूँकि लास्ट मोमेंट था कि हम करें क्या, निर्दलीय चुनाव लड़ते तो इतना बड़ा असेंबली में अपना सिंबल तक पहुंचाना हमारे लिए मुश्किल होता, क्योंकि हम 150 किलोमीटर बाहरी भीतरी वाला भी मामला एक था वहाँ पर कि हम बाहर से वहाँ गए थे जी। और वहाँ गए तो लोगों ने अपना लिया, अपना बना लिया। कम से कम 5,000 लोगों के तो नेता तो हम थे जिन्होंने वोट किया, इतने हवा बयार में वोट कर दिया 5,000 लोग। तो हम वहाँ गए तो कनेक्ट हुए लोगों से। अब आगे जो है, हाँ, वो घड़ी छाप जो है वो सिंबल था उसमें अजीत पवार के गुट का। तो तारिक साहब 2014 में घड़ी छाप से लड़ते थे चुनाव जी। तो घड़ी सब जानता था जी। तो हम वो सिंबल सोच के ले आए थे कि हमको मेहनत कम करना पड़ेगा अपना सिंबल पहुंचाने के लिए, तो घड़ी से हम चुनाव लेकर के लड़ गए थे, जो हमको भारी नुकसान उसका उठाना पड़ा, क्योंकि अजीत पवार का गुट महाराष्ट्र में भाजपा से गठबंधन था। सारे कांग्रेस के नेता जो है चौक चौराहे पे बैठ करके, ये सीधे साधे लोग हैं वहाँ, शेरशाहवादी ज्यादातर है, बहुत सीधे, बहुत सरल, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान है वहाँ। उन सारे लोगों को कन्विंस कर दिया कि भैया साहब को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना, तो सीधे साधे लोग उन चीज़ों में आ गए। तो समझिए कि 5,000 वोट पे हम सिमट गए। अच्छा, एसटी वर्ग के जो मुसलमानों में एसटी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आपका क्या विज़न है, क्या करने वाले हैं?
देखिए, मुसलमान में जो एसटी वर्ग है उन लोगों को बहुत सारी, जैसे बिहार में बंजारा और बेदिया, जी एक बेदिया जाति है जी और सीमांचल में बदिया कहकर शेरशाहवादी को जाति सूचक गाली दिया जाता है। वो बदिया नहीं, एक बेदिया अलग जाति है। तो वो ये जो दो अभी मेरे संज्ञान में जो है, जी तो इसके लिए ज़्यादातर मेरा ये प्रयास रहा है पूरे बिहार में कि जो बच्चे हैं वो एजुकेशन से जुड़ जाए। जी तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, जी उस एक्ट के माध्यम से, चाहे हमारा जहाँ हम फॉर्मेशन में रहते हैं, हमारे लगभग बच्चे जो है वो किसी न किसी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में हैं, जी ताकि वहाँ से वो अच्छी शिक्षा ले, वो फ्री में। जी उसी तरह पूरे बिहार में, चाहे सुपौल हो, चाहे आपको समस्तीपुर हो, दलसिंह सराय हो, चाहे आपको हाजीपुर हो, जड़ुआ हो, चाहे पूसा हो, तमाम बिहार में जहाँ अररिया हो, हड़ियाबाड़ा हो, तमाम जहाँ भी हमारे एसटी समाज के लोग हैं, जी उन लोगों के पास पहुंच करके उनको एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित तो कर ही रहे हैं। और स्थानीय जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, जी उन संस्थानों से बात करके हाथ पैर जोड़कर बोलते हैं कम से कम हमारे समुदाय के बच्चों को पढ़ा दीजिए। जी इनके पास अभी साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है जो एफर्ड कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादातर स्कूलों का सहयोग रहता है। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सवाल और रहेगा। जी, पूछिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने आपके खिलाफ चुनाव प्रचार किया, बीजेपी की बी टीम, सी टीम, पता नहीं ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन आजकल उनके साथ आपकी एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। क्या इरादा है? कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव तो नज़र आ रहा है इस पूरी बातचीत में, जैसा अभी अनुभव किया। आप मेरे पूरे चुनाव के दौरान का इंटरव्यू भी देखिएगा, जी तो हम कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़े थे, हम उस व्यवस्था के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। चाहे वहाँ कटाव का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, करप्शन का मामला हो, और वहाँ जो कैंडिडेट था मनोहर प्रसाद सिंह जी, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये भी आप जान लीजिए। आप, हम उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जो आज तक उस विधानसभा को ना कटाव से बचा पाया, ना बाढ़ से बचा पाया, ना विस्थापन से बचा पाया, ना विस्थापित लोगों को बसा पाए, ना करप्शन को थाना ब्लॉक अंचल से ख़त्म कर पाए। तो बस उस व्यक्ति के खिलाफ हम चुनाव वहाँ से लड़ रहे थे, और अपने आइडेंटिटी के लिए चुनाव वहाँ से लड़ रहे थे कि मुस्लिम भी ट्राइबल होता है और वो अपना हक अधिकार छीनने भी जानता है, जी उसके लिए लड़ रहे थे। इमरान जी से हमारी मुलाकात परसों ही हुई है, बीते 2 दिन पहले ही हुई है। और राजनीति में क्या है, बोलते हैं कि युद्ध, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो जिस दल के व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, तो वो तो चाहेंगे ना कि साम दंड भेद जो होता है कि वो इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने अपना वो राजधर्म ही निभाया है। रही बात कांग्रेस में जाने की, तो अभी ऐसा कोई इरादा मेरा है नहीं, लेकिन लोगों के तरफ से हैं। इमरान जी ने भी कहा है कि आप, दिल में तो दिख रहा है, आपके बातचीत में तो झलक रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, ऐसा अभी कोई जल्दबाजी नहीं है जी अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी अपने लोगों के बीच हम जाएंगे, जी अभी मनिहारी में भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। सारे लोगों का जो मशवरा होगा, अगर कांग्रेस का मशवरा होगा तो कांग्रेस इस देश की। कांग्रेस के किसी नेता से बातचीत हुई, मुलाकात हुई? नहीं, कांग्रेस बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में। क्योंकि आपके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, जहाँ से आपने शुरुआत की, जिनकी पार्टी से, वो भी अब कांग्रेस में है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। वो रहता है, ऐसा नहीं। हम चुनाव भी लड़ रहे थे जी, तो पप्पू यादव जी का प्यार आशीर्वाद था ही हमको, जी। ऐसा नहीं कि नहीं था। तो और अभी तो दिल्ली आए, तुमसे भी मुलाकात हमारी हुई ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन देख रहे हैं अभी, हमको लगता है कि कांग्रेस, हमारे जैसे लोगों को कांग्रेस ही सूट करती है, ये भी जान लीजिए आप। ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो आगे की राजनीति कांग्रेस के साथ हो सकती है, संभावनाएं हैं? संभावना है कि हो सकती है। और बिहार से ही या कहीं और? नहीं, बिहार में ही, और खास करके सीमांचल, जी जो स्थिति है सीमांचल की, जी जहाँ पर बहुत, मतलब हमको बहुत डर लग रहा है सीमांचल के बारे में सोच कर भी, जिस तरह की राजनीति वहाँ पनप रही है। आपको डर लग रहा है, और वहाँ के लोग तो MIM को लगातार जिता रहे हैं। नहीं, अब फिर वही बात आप कर रहे हैं। हम क्या बोले हैं, वो जज्बात को उकेर कर, जी आप किसी के जज्बात को उकेर कर जी उसको जॉम्बी बना रहे हैं आप। उसको समझने का, जानने का, उसका समझ आप ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ जज्बाती भाषणों से आप कर रहे हैं। और जज्बाती भाषण जो है ना, पानी का बुलबुला होता है, ये थमेगा, ये लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि सीमांचल जो है पूरे बिहार को राजनीतिक दिशा देती है, देश को दिशा देती है, ऐसा नहीं कि सीमांचल के लोग समझेंगे। सीमांचल में कई सीटें हैं, तो मनिहारी से ही लड़ना है आपको या कोई और भी विकल्प है? नहीं, मेरा तो कर्म भूमि अब मनिहारी ही रहेगा, चाहे वो सीट आज रिजर्व हो अथवा ना हो, कर्म भूमि मेरा मनिहारी ही रहेगा। जी। चलिए सैफ जी, मिला टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके अच्छा लगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, आज कई चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिली, जो शायद बहुत से लोग अनजान होंगे कि मुसलमानों में भी ST कैटेगरी होता है, और बाकायदा
सैफ अली खान जी ने ये करके दिखाया है। एसटी की जो रिजर्व सीट थी वहाँ से चुनाव लड़ के दिखाया। बाकायदा इनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हाईकोर्ट तक जाना पड़ा अपनी पहचान के लिए। और फिलहाल यही कहना होगा कि कहीं ना कहीं इनको अपनी पहचान मिल गई। अब देखना होगा आगे की जो इनकी राजनीति है वो किस तरीके से बढ़ती है और अपने समुदाय के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी कौम के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या काम करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।